हे एवरीवन, दिस इज शिवम के शर्वानी। आइए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो एकदम काम की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम बोलेंगे यहाँ पर कि यार केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो बेसिकली किसके बारे में पढ़ाता है। वो पढ़ाता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ करता है ये आप समझ लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए किसके लिए पढ़ते हैं। तो रिएक्शन देखो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। रिएक्शन जो है वो 3 प्रकार का हुआ करता है। एक होता है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे कि जितने भी आयोनिक रिएक्शंस हुआ करते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं, तो उनके रेट को कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन होगा। एक होता है आपका वेरी स्लो रिएक्शन। अगर मैं वेरी स्लो रिएक्शन की बात करूँ जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उनके लिए महीनों जो है लग जाता है, तो वो भी उसका भी रेट पढ़ना बहुत ही हमारे लिए सही नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस की बात करूँ तो इनके ही रिएक्शंस के रेट को हम पढ़ते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे रेट घटता है या बढ़ता है उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या होता है, कैटलिस्ट से रेट क्या होता है, रेट में क्या वेरिएबिलिटी आती है, इन सभी बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आइए हम समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ करता है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन नाम से ही पता चला, रेट मतलब रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बोलेंगे यार चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा सी क्या है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और अपॉन डेल्टा टी मतलब टाइम टेकन, T2 माइनस T1। फॉर एग्जांपल अगर ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, एक रिएक्शन हुआ करता है शुरू में एट टी बराबर 0, शुरुआत की बात हो रही है, तो ए का कंसंट्रेशन कितना था मान लेते हैं ए था। प्रोडक्ट बेचारा बना ही नहीं था, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही होने वाला था, तो बर्तन में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, रिएक्टेंट है। फिर बाद में थोड़ी देर बाद क्या हुआ, टी बराबर कुछ टाइम के बाद, तो ये T1 हो गया, T2 हो गया। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इसमें से कुछ खर्चा हो गया, कुछ खर्चा हो गया, तो यहाँ पर वो खर्चा जो है जो हुआ था वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बन गया, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताऊँ तो रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप यही बोलोगे ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के केस में अगर मैं बात करूँ तो कितना का चेंज आया, तो फाइनल कितना है A माइनस एक्स, ये इसका फाइनल कंसंट्रेशन है और ये A का इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो फाइनल एंड माइनस इनिशियल कर दोगे अपॉन टाइम टेकन, तो T माइनस 0 दैट इज T माइनस 0। तो आया कितना बेटा, A से ये प्लस A से माइनस से कट गया, माइनस एक्स अपॉन टी आया, माइनस एक्स अपॉन टी आया। अगर मैं प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो वहाँ से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो आप। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का तो निकाल ही लिए, अब प्रोडक्ट से भी निकालोगे तो रेट तो वही आएगा। तो अब निकालते हैं, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है प्रोडक्ट का x, इनिशियल कितना है 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लगा, 0 से लेकर t तक के बीच में ये बात हुई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ से निकल के आया आपका प्लस एक्स बाई टी। इसका मतलब जब मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकाल रहा हूँ तो रेट हमारा माइनस में आ रहा है, वेर जब मैं प्रोडक्ट के बारे में निकाल रहा हूँ तो रेट हमारा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और चूँकि रेट जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, रेट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, इसीलिए हम रिएक्टेंट के केस में एक अलग से नेगेटिव चिपका देते हैं, ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ओवरऑल रेट जो होता है वो पॉजिटिव आएगा। अरे रेट जो है वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बताता है ना, तो वो तो पॉजिटिव में ही आएगा। क्लियर है, इसका मतलब इसीलिए हम क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट होगा तो माइनस माइनस चिपका देना, आगे माइनस चिपका देना, और अगर प्रोडक्ट होगा तो आगे प्लस चिपका देना, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, ये हो गया आपका रेट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स की, तो वो 2 प्रकार के हुआ करते हैं। एक होता है आपका एवरेज रेट और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल के बीच में जो कंसंट्रेशन में चेंज आया उसका रेशियो अगर ले लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो एवरेज निकल के आएगा। लेकिन बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल पे अगर बात करें तो, या दूसरे शब्दों में बोलें एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ
पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक क्षण पे अगर हम बोलें बताओ t बराबर 5th सेकेंड पे बताओ कि रेट कितना रहा, t बराबर 5th सेकेंड पे रेट बता, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही पूछ दिया, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर बात कर दिया तो वहाँ पर हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। अगर मैं एवरेज रेट की बात करता हूँ तो आप एक रिएक्शन ले लो, ए से बी बन रहा है, तो मैं बोलूँगा आर एवरेज कितना होता है, आर एवरेज कितना होता है, तो क्या बोलेंगे, इस ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ये बोलेंगे माइनस, माइनस आगे चिपकाना पड़ता है रिएक्टेंट के केस में, अभी ऊपर बताया, माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये तो हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पर्टिकुलर क्षण पे बताओ, उसी पर्टिकुलर टाइम पे बताओ रेट कितना होगा, तो एक तो वो स्लोप से निकलता है। अगर मैथमेटिकली अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई रिएक्शन ए से बी चल रहा है तो हम बोलेंगे यार इंस्टेंटेनियस रेट कुछ है नहीं बड़ा, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस वो एवरेज रेट ही है। लेकिन एवरेज रेट तब होगा जब एवरेज रेट में जो हम टाइम डिफरेंस ले रहे हैं, जो डिफरेंस होगा टाइम इंटरवल के बीच का, वो एकदम टेंडिंग टू जीरो होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बहुत ज़्यादा अंतर ही ना रहे टाइम इंटरवल के बीच में, बहुत ज़्यादा अंतर ही ना रहे, तो उस पर्टिकुलर क्षण पे बताइए या उस पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बताइए, तो हम क्या उसी एवरेज रेट को हम क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोल देंगे। तो आर इंस्टेंटेनियस अगर हमको निकालना होगा तो हम बोल देंगे माइनस ऑफ, अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालेंगे, माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर हम लिख देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत ही कम रहेगा, तो आर एवरेज ही आर इंस्टेंटेनियस में बदल के आ जाया करेगा। तो अब हम डेल्टा ना लिख करके आर इंस्टेंटेनियस क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी। और अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करेंगे तो अगर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है तो हम बोलेंगे प्लस ऑफ डी बी बाई डी टी। डी बाई डी टी जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करता है, डिफरेंशियल हुआ करता है, तो ये हम इंस्टेंटेनियस के अंदर लगाते हैं। तो हम क्या ये बोल सकते हैं अब कि आर इंस्टेंटेनियस बराबर लिमिट ऑफ, वो कुछ नहीं है, वो आर एवरेज ही है, लेकिन आर एवरेज में जब हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देंगे तब हुआ करेगा। ये आपका क्या निकल गया, आर इंस्टेंटेनियस। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ग्राफिकल मोड से समझाऊँ, बेटा तो ऐसे समझते हैं। अगर मैं ग्राफिकल मोड से समझाऊँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, चूँकि रिएक्टेंट के जैसे ए से बी बन रहा है, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूँ, रिएक्टेंट तो घट रहा है, शुरू में ए था, ये बेचारा जीरो था, कुछ समय बाद ए में से कुछ खर्चा हुआ, ये बन गया। तो पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर था, बाद में ए माइनस एक्स हो गया, तो घट गया। तो समय के साथ रिएक्टेंट जो होता है वो इस तरीके से घटता चला जाता है। तो मान लेते हैं ये ए की बात हो रही है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है इस तरीके से घटता है। ये वाई एक्सिस पे आपका कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पर एवरेज रेट निकालना होगा तो टाइम इंटरवल दिया रहेगा, मान लीजिए T1 है, ये T2 है, तो बताओ T1 और T2 के बीच का क्या रेट होगा। तो एवरेज रेट निकालोगे ना कि T1 टाइम पे कितना है कंसंट्रेशन, तो आंसर मान लेते हैं A1। T2 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है, तो आंसर है A2। तो अब आप निकालोगे ना कि एवरेज रेट कैसे निकलेगा, R बार, तो बोलोगे ना कि यार 8 माइनस आगे चिपका दोगे, रिएक्टेंट का बात है ना, तो माइनस A2 बाई माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, यही लिखोगे, ये एवरेज रेट निकालोगे। लेकिन अगर मैं पूछ दिया इंस्टेंटेनियस रेट बताओ एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, तो यहाँ पर हमको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है स्लोप। क्या निकालना पड़ता है, स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप यहाँ पर कैसे निकालोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ करता है, तो वही बोलेंगे डी ए अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। क्लियर है? ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब एक होता है स्टेशियोमेट्री वाली बात। तो मान लेते हैं एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, मान लेते हैं 2A प्लस 3B से मान लेते हैं 4C प्लस 5D बन रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो आप बोलोगे चूँकि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में आगे रेट के आगे माइनस लगाना पड़ता है। और जो भी स्टेशियोमेट्री होता है, स्टेशियोमेट्री क्या होता है, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो हुआ करता है, 1 2 3 4 5, जो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के या उस केमिकल के या प्रोडक्ट के आगे लिखा होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो स्टेशियोमेट्री को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो जैसे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2, माइनस लगा दिए क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही है, -1/2।
फिर हम क्या बोलेंगे dA/dt। उसी तरीके से इज़ इक्वल टू, चाहे रेट यहाँ से निकाल लो चाहे रेट यहाँ से निकालो, तो ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस आगे चिपका देंगे चूँकि रिएक्टेंट है, -1/3 dB/dt इज इक्वल टू, चूँकि ये प्रोडक्ट है तो +1/4 dC/dt इज इक्वल टू +1/5। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और वहाँ पे प्लस चिपकाते ही हैं, तो ये हो जाएगा dd/dt। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकल के आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से निकल के आ गया। अर्थात जो भी स्टेशियोमेट्री होती है उसको हमको डिनोमिनेटर में लेना पड़ता है। अब यहाँ से एक और चीज़, अब सुनो, माइनस ऑफ dA/dt को हम क्या कहते हैं? माइनस है मतलब क्या हो रहा है? ये रिएक्टेंट की बात हो रही है। मतलब रिएक्टेंट क्या होता है? समय के साथ जो होता है वो डिसअपियर हो रहा है। अरे रिएक्टेंट खर्चा हो रहा है कि नहीं? शुरू में ए था, 0 था, ए में से कुछ खर्चा हो गया तो रिएक्टेंट गायब हो रहा है। तो जिस रेट से रिएक्टेंट गायब होता है तो हम इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। उसी तरीके से अगर मैं माइनस ऑफ dB/, स्टेशियोमेट्री का कोई खेला नहीं है, स्टेशियोमेट्री तो अलग चीज़ हो गई। माइनस ऑफ dB/dt मतलब माइनस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट होगा मतलब वो डिसअपियर होगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो पहले लिख लेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो पहले लिख लेंगे ऑफ बी, क्योंकि आगे माइनस लगा है। अगर मैं प्लस dC/dt लिखा है तो प्लस से समझना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब प्रोडक्ट हमेशा बनता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलो चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर कौन है? सी, एज वेल एज प्लस dD/dt का भी वैसे निकल गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, जैसे एक रिएक्शन लेता हूँ मैं 2A + 3B इट गिव्स 5C + 6D, और यहाँ से मुझे अगर रेट लिखना है तो मैं बोलूँगा कि रिएक्टेंट के केस में आगे माइनस चिपकाना है, जो भी स्टेशियोमेट्री उसको डिनोमिनेटर में लेना है, और डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखना है dA/dt इज इक्वल टू, चाहे इसके थ्रू निकाल लो रेट, चाहे इसके थ्रू रेट निकालो, चाहे इसके थ्रू निकालो, चाहे इसके थ्रू निकालो, सबके थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बराबर होता है। तो -1/3 dB/dt निकाल दोगे इज इक्वल टू, चाहे प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालो तो प्रोडक्ट में आगे प्लस लगा देते हैं, +1/5 dC/dt इज इक्वल टू +1/6 dD/dt। तो ये आपका निकल के आ गया रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी थ्रू, चाहे इसके थ्रू निकालो, चाहे इसके थ्रू निकालो, चाहे इसके थ्रू निकालो, चाहे इसके थ्रू निकालो, सबसे रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही आएगा। अब दूसरे शब्दों में इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि माइनस और dA/dt को एक साथ ले लो, माइनस और dB/dt को एक साथ ले लो, प्लस और dC/dt को एक साथ ले लो, प्लस और dD/dt को एक साथ ले लो। तो सर इसका मतलब क्या? देखो माइनस ऑफ dA/dt को हम क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ dA/dt को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलता तू? चल, तो माइनस ऑफ dA/dt को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो यहाँ पे हम सिंपल बोलेंगे 1/2 को एज इट इज़ उतार दो तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। उसी तरीके से इक्वल टू 1/3 को ऐसे ही चुका दो, और माइनस dB/dt को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। उसी तरीके से 1/5 इस बार प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 1/6 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम इस तरीके से करेगा कि अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इतना है तो बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी कितना होगा। तो इन दोनों में रिलेशन देख लेना, किसको देखकर? इक्वेशन को देखकर, केमिकल रिएक्शन को देखकर, फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज़ आएगी इक्वेट करके निकाल लेना। ठीक है, अब हम समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या था। तो आंसर है सर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम इंटरवल, ये होता है। तो चूँकि चेंज इन कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है बेसिकली? मोल पर लीटर ही तो होता है उसका यूनिट, मोल पर लीटर। और टाइम टेकन तो टाइम ले लो, टाइम का बोले तो हाँ मोल पर लीटर टाइम ले लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अगर टाइम सेकंड में होगा तो मोल पर लीटर पर सेकंड, टाइम आर में होगा तो मोल पर लीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। टाइम डे में हो गया तो वेरी लॉन्ग प्रोसेस हो गया ना। हम तो मॉडरेट रिएक्शन की ही बात करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मान लेते हैं अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं 2HI से H2 + I2 बताना है
तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आप बोलोगे ना कि रिएक्टेंट जो कि 2 है, HI है रिएक्टेंट, तो माइनस आगे चिपका देंगे 1/2 DHI अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस DH2 अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस DI2 अपॉन DT। इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन को निकालोगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ क्या हुआ करता है, ध्यान से समझना। देखो रेट लॉ बेसिकली क्या है, इससे हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। क्या निकालते हैं हम, इससे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बताना किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के टर्म्स में उनके पावर कुछ ना कुछ लगा हो, यही होता है आपका क्या, रेट लॉ। मतलब जैसे कोई रिएक्शन मान लेते हैं 2A + 3B से लेकर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मान लेते हैं कुछ भी बना रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर रेट लिखने जाऊँ एज़ पर रेट लॉ, तो लिखूँगा मैं कि रेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल है। जैसे A का कंसंट्रेशन ले लेते हैं और B का कंसंट्रेशन ले लेते हैं, और उनके पावर में कुछ ना कुछ है X और Y, और उनके कंसंट्रेशन का मल्टीपल है। ये होता है आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू के A के पावर X और B के पावर Y। प्रोपोर्शनलिटी हटाया और रेट कांस्टेंट यहाँ पर लग गया। इस कांस्टेंट का नाम होता है बेटा रेट कांस्टेंट, और दूसरा नाम होता है याद रखना, दूसरा नाम भूलना मत, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट हुआ करता है। क्या होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट हुआ करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यार एक तो पहले आप निकलवाए थे सर, सबसे पहले आप जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो वहाँ से आप रेट निकलवाए थे माइनस प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, या माइनस प्लस DC अपॉन DT निकालते थे। तो एक तो वो तरीका था निकालने का रेट, और दूसरा रेट लॉ वाला तरीका है, रेट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर रेज टू सम पावर X एंड Y। अब एक चीज़ मैं तुमको सिखाता हूँ, विच आर रेज टू पावर X एंड Y। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया कि R इज इक्वल टू के A के पावर X B के पावर Y। ठीक है, X क्या है, तो X जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A है। उसी तरह Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B है। X और Y जो होते हैं ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अपने अपने रिएक्टेंट के रेफरेंस में बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ, तो X + Y आप करोगे। क्या करोगे आप, X + Y, X + Y। देखो, तो ये होता है आपका रेट लॉ। क्लियर है, रेट लॉ। तो आपका ये बात समझ कि रेट इज इक्वल टू के A के पावर X B के पावर Y। अगर C भी होता, मान लेते हैं एक और रिएक्टेंट होता, C के पावर Z कर लेते, तो ओवरऑल रेट यहाँ पर क्या निकालते हैं आप निकालते हैं X + Y + Z। क्लियर है, यही है रेट लॉ, यही है रेट लॉ, और कुछ है नहीं। क्लियर है, अच्छा, रेट इसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हुआ करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया बात, क्लियर है। अच्छा, अब मान लेते हैं A से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, A से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर आप रेट लॉ के अनुसार अगर लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू आप बोलोगे के A के पावर कुछ हो सकता है X मान लेते हैं, यही तो बोले थे। अब यहाँ पर चूंकि एक ही रिएक्टेंट है तो एक ही रिएक्टेंट लिख लोगे, उसके पावर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और X क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट A है तो विथ रेस्पेक्ट टू A हो गया। यही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होगा। यहाँ से अगर आप K की वैल्यू निकालोगे तो K इज इक्वल टू रेट अपॉन A के पावर X आ जाएगा। अरे भाई इसको नीचे ले आए डिनोमिनेटर में। अच्छा, रेट का जो यूनिट होता है अभी हम पहले पढ़े थे, तो रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का रेट क्या हो गया, मोल पर लीटर, अपॉन टाइम टेकन मतलब टाइम इनवर्स। उसी तरीके से ये A जो है, इस ये ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट बेसिकली होता है कंसंट्रेशन ही तो होता है, तो A का कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, लेकिन पावर में X लगा हुआ है। तो देखो ऊपर में मोल पर लीटर है, नीचे भी मोल पर लीटर है, ऊपर में मोल पर लीटर के पावर 1 है और नीचे में मोल पर लीटर के पावर X है। जब ये वाला ऊपर चला जाएगा तो प्लस X से क्या हो जाएगा, -X। तो मोल पर लीटर 1 × मोल पर लीटर
और प्लस एक्स से अब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू टाइम इनवर्स। तो अगर मैं यूनिट ऑफ के की बात करता हूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस एक्स और टाइम इनवर्स। ये आपका आ गया क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बेटा एक हमने पढ़ा रेट का यूनिट जो होता है आपका मोल पर लीटर पर टाइम, और एक होता है आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट जो कि हो गया आपका मोल पर लीटर 1 माइनस एक्स टाइम इनवर्स। एक्स क्या है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर x की वैल्यू 0 मतलब कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सबके सब क्या होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे रेट इज इक्वल टू वहाँ पर जो जैसे कि रेट लॉ में तो रेट इज इक्वल टू के ए के पावर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करता हूँ तो वो होता है आपका मोल पर लीटर 1 माइनस एक्स की जगह आप 0 रखोगे और टाइम इनवर्स, तो और सॉल्व करोगे तो मोल पर लीटर के पावर 1 टाइम इनवर्स। क्या ये रेट का यूनिट ही नहीं हो गया, अरे मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। इसका मतलब चूंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए के पावर ये 0 हो जाता है ना, तो रेट जो है वो के बराबर हो जाएगा। तो जो यूनिट रेट का रहेगा वही यूनिट रेट कांस्टेंट का रहेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हम फार्मूला से भी ये निकाल दिए कि यार मोल पर लीटर पर टाइम आ रहा है के का यूनिट जो कि रेट के यूनिट के बराबर ही होता है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जितना रेट होता है उतना ही तुम्हारा जितना रेट का यूनिट जो होता है वही यूनिट तुम्हारा रेट कांस्टेंट का भी होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि पावर में 0 है। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में x की वैल्यू होती है 0, तो अगर हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करूँ तो मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस एक्स टाइम इनवर्स हुआ करता है, अभी निकाल के आए थे। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो मोल पर लीटर के पावर 0 हो जाएगा और टाइम इनवर्स हो जाएगा। और किसी के पावर 0 मतलब 1, कुल मिला के टाइम इनवर्स आ जाया करेगा यूनिट ऑफ के। किसके लिए तो आंसर है रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर जैसे टाइम इनवर्स मतलब जैसे सेकंड इनवर्स हो गया या आवर इनवर्स हो गया, तो मान लेते हैं कभी क्वेश्चन में दिया, मान लेते हैं एक रिएक्शन है, बताया नहीं है कौन से ऑर्डर का है, एक रिएक्शन उसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दे दिया। दिमाग में तुरंत हो जाए यार यूनिट तो सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स यूनिट किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर भी आप बता सकते हो कि रिएक्शन कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है। इसी तरीके से x की अलग अलग वैल्यू को आप पुटअप करके यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात आती है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात होती है तो देखो रिएक्शन दो प्रकार के हैं, एक है आपके एलिमेंट्री रिएक्शंस और एक होता है आपका जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूं तो वो सिंगल स्टेप होता है, सिंगल स्टेप हुआ करता है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं तो मल्टीपल स्टेप हुआ करता है, मल्टीपल स्टेप हुआ करता है। मल्टीपल स्टेप के अंदर एक स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, एक होता है फास्ट, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं फास्ट, मगर एक रिएक्शन जो होता है एक स्टेप जो होता है, चूँकि मल्टी स्टेप हुआ करता है ना जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उनमें से एक स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। और वो जो स्लो स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ करता है। इस बात को दिमाग में रखे रहना, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ करता है, सिंगल स्टेप में हो जाता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लेते हैं 2a + 1b से कोई प्रोडक्ट बना रहा है, और अगर ये बोल दिया कि यार ये जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है, तो याद रखना मेरे भाई एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ करता है। दूसरा एक रामबाण में बता रहा हूँ, जो दिखता है वही होता है। इसका मतलब अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा एलिमेंट्री के लिए तो क्या बोलूँगा कि R = K। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर कुछ ना कुछ होगा, A के पावर X और B के पावर Y, यही तो है रेट लॉ। वेयर X इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, Y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B एंड X + Y इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इस केस में एलिमेंट्री रिएक्शन में जो दिखता है वही होता है। मतलब जो स्टेशियोमेट्री आपका दिख गया 2 और 1 दिख गया ना,
तो यहाँ पर आप रेट लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के ए के पावर, अब एक्स नहीं लिखोगे, बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्री के केस में यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, मतलब रिएक्टेंट के आगे जो लिखा है वही पावर में चला जाएगा, तो आंसर हो यहाँ ए के पावर 2। उसी तरीके से बी में आगे 1 लिखा है तो बी के पावर क्या हो जाएगा, 1। ये कब होता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। मतलब अगर 2C + 4D से लेकर 5E + 7D बना है और बोल दिया कि रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है, तो दिमाग में रखना सिंगल स्टेप में होता है, जो दिखता है वही होता है। तो रेट लॉ के अनुसार रेट इज इक्वल टू के लिखोगे, सी के पावर अब एक्स नहीं लिखोगे, सी के पावर 2 और डी के पावर 4। ये दिमाग में रखे रहना बेटा, एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात होती है कि एक पॉइंट है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है भाई। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर कोई है, मतलब रेट इज इक्वल टू के ए के पावर 0, यही तो है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर कोई है तो कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो दिखता है वही होता है। जैसे कि 2A + 4B से अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप बोलोगे ना रेट इज इक्वल टू के ए के पावर 2 बी के पावर 4, मतलब जो आगे दिख रहा है वही हो जा रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। लेकिन रेट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो ए के पावर 0 होता है, मतलब 0A से प्रोडक्ट थोड़ी ना बन रहा होगा, 0A पॉसिबल ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। इसलिए कभी भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री तो नहीं हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? अब बात आती है, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन हुआ करा करता है, ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन हुआ करता है, और 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, उसमें से एक स्टेप जो होगा वो क्या होगा, स्लोवेस्ट होगा, और स्लोवेस्ट स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसी से तुम रेट लॉ लिखोगे, बात क्लियर है? जैसे कि 2NO2Cl से मान लेते हैं 2NO2 + Cl2 बन रहा है। अब इसका मैकेनिज़्म दिया होता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले NO2Cl जो है वो NO2 + Cl बना रहा है, जो कि स्लो स्टेप होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर स्टेप नंबर 2, अब NO2Cl जो होता है एक और Cl से मिलकर NO2 + Cl2 बना रहा है। ये वाला रिएक्शन जो होता है फास्ट होता है। तो रेट लॉ बताओ किससे निकालोगे, पहले वाले से कि दूसरे वाले से? तो सर पहले वाले से निकालेंगे क्योंकि वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ करा करता है। तो रेट इज इक्वल टू के NO2Cl ऐसे लिख दोगे। क्लियर है? इस तरीके से चीज़ें आया करेंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मान लेते हैं 2NO से 2H2 रिएक्ट करके N2 + 2H2O बना रहा है। इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो अब बोल रहा है, इसके स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहले 2NO से आपका N2O2, भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पहले ही बोल देगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो स्टेप्स दिए होंगे, मल्टी स्टेप्स होंगे। N2O2 + H2 से आपका बना रहा है N2O + H2O। फिर थर्ड में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर N2O + H2 से मिलकर बन रहा है N2 + H2O। क्लियर है? तो जो पहला वाला स्टेप होता है जो कि रिवर्सिबल भी है, ये होता है फास्ट स्टेप। जो दूसरा वाला होता है वो है तुम्हारा स्लो स्टेप, और तीसरा वाला जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या है, फास्ट स्टेप है। ठीक है, फास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर अगर हम चीज़ें समझें तो यहाँ पे रेट लॉ क्या लिखोगे आप बताओ? रेट लॉ यहाँ पे क्या लिखोगे? तो इससे लिखोगे, इसलिए लिखोगे, इससे लिखोगे। आंसर है सर 2 वाले से लिखेंगे क्योंकि वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है और वही आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ करा करता है। तो रेट लॉ लिखोगे तो रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, के N2O2। स्टेप नंबर 2 को देखो, H2, ये आप लिख दिए रेट लॉ। अब ध्यान से देखो, इसमें जो रिएक्टेंट लिए हो तुम, क्या वो मेन रिएक्शन जो हमको दिया था उसके अंदर सारे के सारे हैं? क्या N2O2 मेन रिएक्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब N2O2 क्या है, एक इंटरमीडिएट है जो बीच की अवस्था में तो बना और फाइनली वो गायब हो गया। अगर मेन रिएक्शन में दिख रहा है, रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट लिए हैं, अगर वो मेन रिएक्शन में कहीं दिख रहे होते हैं तब तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट आ गया। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट होता है दैट शुड बी फ्री, रेट जो होता है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट। इस बात को दिमाग में रखे रहना।
तो इंटरमीडिएट को फ्री कैसे करोगे? तो स्टेप नंबर 2 जो देख रहे, स्टेप नंबर 1 जो दिख रहे हो उससे करोगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? फास्ट स्टेप है लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन, उसी से करोगे। तो स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं। 2NO से क्या बनाया था? N2O2, रिवर्सिबल है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करूं तो ये इधर जो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है KF होता है, बैकवर्ड की तरफ KB। तो KF अपॉन KB जो होता है वो निकल के आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? N2O2 है और रिएक्टेंट क्या है? NO। और जो भी आगे लिखा रहता है वो पावर में चला जाएगा। हाँ भाई हाँ, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ करता है, इस तरीके से निकल के आ जाया करा करता है। अब यहाँ से अब KF/KB को हम सिंपल K लिख देते हैं। K बराबर N2O2 K अपॉन NO के पावर 2। यहाँ से N2O2 की वैल्यू निकाल दो, इज इक्वल टू K इंटू NO के पावर 2। अब इस N2O2 की वैल्यू आप रेट लॉ में चिपका दो। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब पहले रेट इज इक्वल टू क्या था? K N2O2 देख लो और H2 था, ये पहले था। लेकिन हम बोले कि रेट लॉ के अंदर जो भी रिएक्टेंट लिख रहे हो वो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट, लेकिन N2O2 का इंटरमीडिएट था। फिर फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन से हम इंटरमीडिएट को की वैल्यू को निकाले इन टर्म्स ऑफ मेन रिएक्टेंट। तो आप यहाँ से देखोगे रेट इज इक्वल टू K इंटू K, N2O2 की जगह K NO का होल स्क्वायर आ जा रहा है और H2 आ रहा है। तो K इंटू K मतलब कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, सुपर कॉन्स्टेंट K डैश मान लो, NO का स्क्वायर और H2। क्या इस बार जो रेट लो आप लिखे हो इसके अंदर जो भी रिएक्टेंट है क्या वो मेन रिएक्शन में है? तो सर NO और H2 है ना, तो मेन रिएक्शन में देखिए सर NO भी है और H2 भी है। हाँ, तो ये हमारा रेट लॉ है, ये हमारा क्या है? रेट लॉ है। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO कितना है? तो 2 है। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू H2 1। ओवरऑल ऑर्डर, अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूँ तो 3 आएगा। ओवरऑल ऑर्डर आपका क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आपके बाद में दिमाग में चीज़ें चली गई? ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो आयंस हो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन टू रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। जैसे कि 2A + B अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ पर देखा गया कि 2 ठो A के मॉलिक्यूल और 1 ठो B के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई? यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की आ गई तुम्हारी 3। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई? यहाँ पर 3 आ गई। तो पहली बात तो ये जो होता है एक थ्योरेटिकल फेनोमेना है। दूसरी बात जो होता है इंटीग्रल फॉर्म में पाया जाता है मॉलिक्यूलरिटी। मतलब मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ना कि 3.5 हो जाए, ना कि 4/9 होगा। मतलब फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, होल नंबर में मॉलिक्यूलरिटी होगा। तीसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ना, अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? एलिमेंट्री रिएक्शन की, मतलब उसमें जो दिखता है वही होता है। तो 2A + B से मान लेते हैं प्रोडक्ट बना दिया। तो यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? K A के पावर 2 लिख दोगे, क्योंकि जो दिखता है वही होता है एलिमेंट्री के केस में, और B के पावर 1। तो ऑर्डर क्या लिखोगे यहाँ पर? ओवरऑल ऑर्डर। तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये तो हो गया ऑर्डर। अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात हो रही है, तो अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहा हूँ तो 2A के एटम्स कितने हैं? 2, और B के एटम्स कितने हैं? 1। तो ओवरऑल कितना आ गया? 3। तो ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी कब? एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर होता है, ऐसी बात। क्लियर है? चलो अच्छा, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है अपनी ना, वो कभी भी 3 से ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी। 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपस में इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम 3 की प्रोबेबिलिटी है कि इफ़ेक्टिव कोलिजन दे सकें। इफ़ेक्टिव कोलिजन दे सकें, इफ़ेक्टिवली कोलॉइड कर सकें। 3 मॉलिक्यूल रेयर हैं। 3 से ज़्यादा वाले मॉलिक्यूलरिटी वाले रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी वाले रिएक्शन बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इफेक्टिव कोलिजन जो होता है वो 3 होता है। अब 3 से ज़्यादा अगर आ गए तो इनका इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? जिससे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बंध जाते हैं, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है,
तो 3 मॉलिक्यूल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा रेयर होगा उनका इफेक्टिव कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाना। तो मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। क्लियर है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसके अंदर स्टेप नंबर 1 दिया है, स्टेप नंबर 2 दिया है, स्टेप नंबर 3 दिया है, तो उस समय अगर आपको मॉलिक्युलरिटी मान लेते हैं डिफाइन भी करनी होगी, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसको आप देख लेना, उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर ऐड हो रहे होंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही उसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। अब बेटा एक होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हुआ करा करता है, उसको हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हम ले लेते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन क्या होता है, गन्ना, और गन्ने में क्या पाया जाता है, सुक्रोज, C12H22O11। अब इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक कंडीशन में, तो हमने पाया कि एक मिला हमको ग्लूकोज और एक मिला हमको फ्रक्टोज। यहाँ पे जब मैं रेट लिख रहा हूँ तो रेट इज इक्वल टू के केन शुगर और वाटर, केन शुगर और वाटर, ये हो गया आपका रेट लॉ। रेट लॉ में यहाँ पर अगर मैं देखूँ, रेट लॉ में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो केन शुगर पे भी डिपेंडेंट है, वाटर पे भी डिपेंडेंट है। मान लेते हैं वाटर जो होता है दैट इज़ टेकन इन एक्सेस। वाटर को अगर ज़्यादा ले लिया, मान लेते हैं 1 मोल मतलब 342 ग्राम हमने चीनी लिया, और यहाँ पर पानी जो होता है बहुत ज़्यादा पानी ले लिया, मान लेते हैं 1 ड्राम ले लिया, 180 लीटर ले लिया, तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब पानी के घटाने या बढ़ाने से, अब चूँकि बहुत ज़्यादा पानी है तो इसमें से 1 गिलास पानी निकाल लो, चाहे 1 गिलास पानी डाल दो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाटर को एक्सेस में लोगे तो वाटर कांस्टेंट हो जाता है, तो मतलब अब रेट किस पे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, बस कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर के ऊपर। तो पहले जो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स एक्ट कर रहे थे, अब एक ही मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है। पहले ऑर्डर कितना था, 2, अब 2 ऑर्डर नहीं है, 1 ऑर्डर है, मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसी को कहते हैं। एक्चुअल में तो सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन दिख कितना रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा करा करते हैं। क्लियर है। अच्छा, मतलब कि जो भी रिएक्टेंट को अगर मैं एक्सेस में ले लेता हूँ वो रेट लॉ में नहीं अपीयर होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उससे प्रभावित नहीं होगा, या बदलेगा, घटेगा, बढ़ेगा नहीं। याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एकदम एक्सपेरिमेंटल होता है, एकदम एक्सपेरिमेंटल होता है। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है 1 2 3, ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 2 2, बी का दिया हुआ है 2 2 4, सी का दिया हुआ है 4 4 16। पूछा है व्हाट इज रेट लॉ। अरे पहली बार हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो ए का कंसंट्रेशन कितना लिया 1, बी का कितना लिया 2, तो रेट आया, ये रेट है, सॉरी ये रेट है, तो रेट आया 4। उसी तरीके से दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया तो ए का बी का लिया तो रेट आया 4, तीसरा लिया एक्सपेरिमेंट तो ए और बी का कंसंट्रेशन लिया और रेट आया 16। तो बताइए रेट लॉ क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। जैसे कि R1/R2 अगर करोगे, मतलब पहला और दूसरे का रेट लिखोगे, तो क्या R1/R2 कितना है, 4/4 हो जाएगा। अब ए के R1 जो है वो क्या हो जाएगा, ए के पावर x और बी के पावर y, तो ए कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 के पावर x, बी कितना है 2 है, तो 2 के पावर y अपॉन, उसी तरीके से R2 के केस में 2 के पावर x, 2 के पावर y। क्लियर है। तो 2 रेशियो लेना है तो सबको इस तरह से कर दो, 2 के पावर 2 के पावर y कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 से 4 कट गया, तो 1 इज इक्वल टू आया 1 अपॉन 1 के पावर x हो तो 1 ही होगा, 2 के पावर x, 2 के पावर x। अब हम जब तक x की वैल्यू जब हम 0 ले लेंगे तभी तो आएगा 1, तो कुल मिला के x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a, क्योंकि यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, k a के पावर x b के पावर y, तो विथ रेस्पेक्ट टू a तो क्या हो गया 0 हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू a क्या हो गया 0 हो गया। अब b को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, b को भी कैलकुलेट लेते हैं, मान लेते हैं R1/R3 ले लेते हैं, तो कितना आएगा 4/16, दैट इज़ 1/4, दैट इज़ 1/2 के पावर 2। और R1/R3 ले रहे हो ना, तो a का कंसिडरेशन 1/2 के पावर x, b का कंसिडरेशन 2/4 के पावर y।
एक्स की वैल्यू तो 0 है, ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो। तो यहाँ से 1/2 के पावर 2, 1/2 के पावर 2 इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 के पावर y। तो y, अब देखो बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट को इक्वेट कर दो, y बराबर 2 आ गया। तो कुल मिला के रेट जो है वो क्या निकल गया, रेट इज इक्वल टू k a के पावर 0 और b के पावर 2। ये हो गया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोले, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन बोले तो 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है? यहाँ तक बात एकदम क्लियर है।